तो आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित। ठीक है जी, आपके सभी के सिलेबस में ये महत्वपूर्ण कवि के रूप में दिए गए हैं। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित 2 से 3 प्रश्न हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे ही पूछे जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी किस काव्य धारा के कवि हैं? बताएं जी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है जी, मैथिली शरण गुप्त किस काव्य धारा के कवि हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्या उत्तर जाएगा? द्विवेदी युग। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है ये, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था जी? बताएं, कब हुआ था जी? 3 अगस्त को। ठीक है, 3 अगस्त 186 ईस्वी में हुआ था जी। कहाँ हुआ था? चिरगांव, लिख लीजिए, चिरगांव झांसी में। ठीक है जी, कहाँ हुआ था? चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, इनके काव्य गुरु कौन थे ये भी बताएं। जल्दी से सभी बताएंगे, इनके काव्य गुरु कौन थे? चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्र कवि के रूप में कौन सा इनमें से लोकप्रिय है? चलिए बताएं जी। द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए, राष्ट्र कवि के रूप में कौन लोकप्रिय है? कौन है जी? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी कैसे करते मानस नाद? महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद। उपरयुक्त पंक्तियों के रचयिता इनमें से कौन है? बताएं जी। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां जी, अक्सर मैथिली शरण की ये पंक्तियां पूछी गई हैं। ठीक है जी, क्या उत्तर जाएगा? मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? बताएं जी, लगभग कितनी इनकी काव्यों की संख्या मानी जाती है? कितनी मानी जाती है जी? लगभग 40 मानी जाती है। बहुत बढ़िया, कितनी? 40 मानी जाती है। चलिए सभी बताएं, इनका मूल नाम क्या था? बताएं जी, इनका मैथिली शरण गुप्त जी का मूल नाम क्या था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है जी, मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि कब दी? मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। मूल नाम जी, इन्हें दद्दा नाम कहकर तो पुकारा जाता है साहित्य जगत में। ठीक है जी, साहित्य जगत में इन्हें दद्दा कहकर पुकारा जाता है। बताएं जी, कब दी गई थी? 1936 ईस्वी में दी गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। जी बिल्कुल, बहुत लंबा है इनका नाम, मिथिलाधीप नंदिनी शरण नाम था। ठीक है जी, लिख लीजिए, मिथिलाधीप नंदिनी शरण इनका जो मूल नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 है जी। चलिए जी, कौन कवि साहित्य जगत में दद्दा के नाम से लोकप्रिय थे? कौन थे जी? प्रिया जी, गुड इवनिंग। बताएं जी, दद्दा के नाम से लोकप्रिय कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी थे। ठीक है जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी के सभी इसे अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस आलोचक ने मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा है? बताएं जी, शुक्ल जी ने, गणपति जी ने, राम कुमार वर्मा जी ने या फिर बच्चन जी ने? किसने कहा है जी? किसने कहा था आधुनिक युग का तुलसी? किसने कहा था? गणपति जी ने कहा था। किसने कहा था? गणपति जी ने इन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गुप्त जी को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था?
बताएं जी, कौन सा सम्मान दिया था? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्माश्री या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा दिया गया था जी? पद्म भूषण। ठीक है, कौन सा दिया गया था? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। चलिए जी, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 11वां। मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है जी ये भी। बताएं, आनंद, कादंबनी, सरस्वती, वैश्योपरक या फिर हंस, किसमें छपती थी जी? आरंभिक रचनाएं इनकी किसमें छपती थी? वैश्योपरक में। बहुत बढ़िया, जिसका भी 11 का उत्तर सही आ रहा है। बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो आप अपनी। ठीक है जी, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो और सही दिशा में जा रहे हो। चलिए जी, अगला प्रश्न देखिए। मैथिली शरण गुप्त आरंभ में किस उपनाम से रचनाएं करते थे? रसिकेंद्र, तरंग, कलाधर या फिर ललित? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसे अच्छे से कर लीजिएगा, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, कोई भी इस प्रश्न को नहीं छोड़ेगा। क्या उत्तर जाएगा जी? प्रश्न नंबर 12 का क्या उत्तर हो जाएगा? क्या नाम था जी? रसिकेंद्र। ठीक है, रसिकेंद्र नाम से ये क्या करते थे? अपनी आरंभ की रचनाएं लिखा करते थे। प्रश्न नंबर 13 देखिए जी। मैथिली शरण प्रारंभ में रसिकेंद्र नाम से किस भाषा में रचना करते थे? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, संस्कृत या फिर उर्दू? क्या उत्तर जाएगा जी? ब्रज भाषा में लिखते थे। किस में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखा करते थे जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है जी। मैथिली शरण गुप्त ने रसिकेंद्र नाम से किस पत्रिका को अपनी रचनाएं भेजी थी, जिसके संपादक ने यह कहकर वापस लौटा दी कि अब रसिकेंद्र बनने का जमाना लद गया? बताएं जी, मर्यादा, जागरण, सरस्वती या फिर हंस? मोस्ट इंपोर्टेंट है जी ये कथन। ठीक है जी, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा जी? क्या उत्तर हो जाएगा? सबका उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है, सरस्वती पत्रिका। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली में रचित कविता कौन सी है जी? बताएं, इनकी खड़ी बोली में रचित कविता कौन सी है? बताएं जी। जयद्रथ वध, हेमंत, किसान या फिर रंग में भंग? प्रश्न नंबर 15 का क्या उत्तर हो जाएगा? क्या उत्तर जाएगा जी? हेमंत। बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? हेमंत कविता थी इनकी। ठीक है, खड़ी बोली में जो लिखी गई थी। प्रश्न इसी प्रकार से आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। बताएं जी, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रेत कविता कौन सी है? बहुत बढ़िया, 1915। भारत भारती, हेमंत, हिंदू या फिर पंचवटी? क्या उत्तर जाएगा जी? कौन सी थी जी? राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रेत कविता कौन सी थी? बहुत बढ़िया, भारत भारती। कब लिखी गई थी जी? कब लिखी गई थी? 1912। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 17। मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के कारण राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? भारत भारती, शकुंतला, साकेत या फिर पंचवटी? बहुत अच्छे, मैथिली शरण गुप्त जी को तो आपने इस प्रकार से करना है कि कहीं से भी कुछ भी ना छूटे। ठीक है जी, क्या उत्तर हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 का कौन सी थी जी? कौन सी रचना थी? कौन सी थी? भारत भारती थी। ठीक है जी, असही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। मैथिली शरण गुप्त के किस काव्य पर उर्दू हाली की रचना मदरसे हाली का प्रभाव है? भारत भारती, साकेत, शकुंतला या फिर पंचवटी? प्रश्न नंबर 18 का क्या उत्तर जाएगा जी? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, भारत भारती। ठीक है जी, क्या जाएगा? भारत भारती। प्रश्न नंबर 19 से देखिए। मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? भारत भारती, किसान, रंग में भंग, जयद्रथ वध? बताएं जी, प्रश्न नंबर 19 का क्या उत्तर हो जाएगा? कौन सा है? रंग में भंग। बहुत बढ़िया,
कब लिखा गया था? 1909 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग कब प्रकाशित हुआ था? कब हुआ था जी? 1909 ईस्वी में। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 है जी, मैथिली शरण गुप्त का राजपूती आन बान और शान का काव्य कौन सा है? भारत भारती, किसान, रंग में भंग या फिर जयद्रथ वध? बताएं जी। राजपूती आन बान और शान का काव्य कौन सा है जी? कौन सा है? रंग में भंग। बहुत बढ़िया। कौन सा है? रंग में भंग है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22, किस रचना के कारण मैथिली शरण गुप्त जी को जेल जाना पड़ा था? चलिए बताएं जी। प्रश्न नंबर 22 का क्या उत्तर जाएगा? किसके लिए जाना पड़ा था जी? क्या हो जाएगा? भारत भारती। बहुत बढ़िया। क्या जाएगा? भारत भारती। बहुत अच्छे, सभी का बिल्कुल सही उत्तर गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23, किस आलोचक ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है? किसने कहा है? शुक्ल जी ने, गणपति चंद्र गुप्त जी, राम कुमार वर्मा जी या फिर बच्चन जी ने? क्या उत्तर हो जाएगा? हाँ, बाबा शुक्ल जी ने। शुक्ल जी हर जगह पर अपनी बाहें फैलाए हुए हैं। ठीक है, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, मैथिली शरण गुप्त को किस छंद का बादशाह कहा जाता है? हरि गीत का, चौपाई, छप्पा या फिर रोड़ा? बताएं जी। क्या जाएगा? मैथिली शरण गुप्त जी को किस छंद का बादशाह कहा जाता है? किसका कहा जाता है? हरि गीतिका का। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25, हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक जागरण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि इनमें से कौन से हैं? बताएं जी। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या फिर श्रीधर पाठक जी? जी हरि गीतिका, बिल्कुल जी, प्रिय छंद था। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा जी? हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक नवजागरण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? कौन थे जी? मैथिली शरण गुप्त जी थे। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक नवजागरण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 है जी, रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम कथा का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा माना जाता है? यह प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा गया है जी। बताएं, साकेत, पंचवटी, यशोधरा या फिर विष्णु प्रिया? बताएं जी, क्या उत्तर जाएगा? क्या उत्तर जाएगा? साकेत। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? साकेत। चलिए जल्दी जल्दी से साकेत के बारे में जितना भी कुछ पता है आपको लिख दीजिए। ठीक है, कब लिखा गया था? 1931 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1931 ईस्वी में। सर्ग कितने थे जी? कितने सर्ग थे? 12 सर्ग थे जी इसमें। ठीक है, कितने थे? 12 सर्ग थे। बहुत बढ़िया। ठीक है, किस पर आधारित था ये भी बताएं। किस पर आधारित था ये भी बताएं जल्दी से। चलिए, 9 सर्ग, उर्मिला जी का वर्णन, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। मंगला प्रसाद पारितोषित पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। ठीक है जी, मंगला प्रसाद पारितोषित पुरस्कार भी मिला था। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषित दिया गया था? किसके लिए दिया गया था जी? अभी बताया, साकेत के लिए दिया गया था। ठीक है, किसके लिए? साकेत के लिए। सबसे बड़ा सर्ग इसमें से कौन सा था ये भी बताएं। साकेत में सबसे बड़ा सर्ग कौन सा था? साकेत का अर्थ अयोध्या है जी, गुड। बताएं जी, कौन सा है जी? 9वां सर्ग। ठीक है, यहां पर जो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के वियोग वर्णन के बारे में दिखाया गया है। ठीक है जी, और इसको रचना करते हुए कितना समय लगा था? बताएं जी, साकेत को रचना करने में कितना समय लगा था? लगभग 15 वर्ष का।
ठीक है, कितने वर्ष का? लगभग 15 वर्ष का। ठीक है, प्रारंभ कब किया था? 1916 में। ठीक है, प्रारंभ कब किया था? 1916 में, और 1931 में जाकर ये प्रकाशित हुआ था। अच्छा, इनका और अन्य उपनाम भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य किसने कहा है? शुक्ल जी, गणपति, रामकुमार वर्मा या फिर नागेंद्र जी? बताएं जी, उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का? क्या उत्तर जाएगा जी? साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य किसने कहा है? किसने कहा है? बहुत बढ़िया, नागेंद्र जी ने। किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र जी ने जनवादी काव्य कहा है। किसे कहा है? साकेत महाकाव्य को। बहुत बढ़िया। चलिए, प्रश्न नंबर 29 देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर कौन सी कविता लिखी थी? देखिए, आपको मैथिली शरण गुप्त जी से एक एक बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे प्रश्न मिल रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग पुस्तकों में तो ये मिल सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत मुश्किल से मिलेंगे। चलिए बताएं जी, प्रश्न नंबर 29 का क्या उत्तर जाएगा? क्या उत्तर हो जाएगा जी? जैनी। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी, जैनी। बहुत बढ़िया। चलिए, प्रश्न नंबर 30 का देखिए, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया और उनकी माता सची के त्याग एवं तप का वर्णन किस काव्य में दिया गया है? बताएं जी। प्रदक्षिणा, पंचवटी, यशोधरा या फिर विष्णुप्रिया? बताएं जी, क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का? बहुत अच्छे। क्या उत्तर जाएगा? विष्णुप्रिया। ठीक है जी, क्या उत्तर जाएगा? विष्णुप्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है जी। चलिए, कब लिखा गया था? 1957 में। चलिए, प्रश्न नंबर 31 देखिए, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी का नाटक है? चलिए जी बताएं। चंद्रहास, कुणाल गीत, द्वापर या फिर सिद्धराज? चलिए बताएं जी, प्रश्न नंबर 31 का क्या उत्तर जाएगा? कौन सी रचना है जी? कौन सी है? चंद्रहास। ठीक है जी, कौन सी है? चंद्रहास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32। मैथिली शरण गुप्त जी की कृति विलोम की विधा है। देखिए, जल्दी से प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है जी, मुझे लगता है किसी ने भी अभी वीडियो को लाइक भी नहीं किया। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए बताएं जी, मैथिली शरण गुप्त की कृति विलोम की विधा क्या है? क्या है जी? निबंध, नाटक, उपन्यास या फिर कहानी? क्या उत्तर जाएगा? नाटक है जी ये। ठीक है, विलोम की विधा क्या है? नाटक है। चलिए, जोधपुर के एक परिवार की 3 पीढ़ियों तक का वचन निभाने की कथा गुप्त जी के इस काव्य में है। बताएं जी, कौन से काव्य में है? विकट भट्ट, रंग में भंग, द्वापर या फिर सिद्धराज? बताएं जी, ये भी प्रश्न बिल्कुल अलग टाइप का है। क्या उत्तर जाएगा जी? जोधपुर के एक परिवार की 3 पीढ़ियों तक वचन निभाने की कथा गुप्त जी ने किस काव्य में की है? विकल्प नंबर ए। ठीक है, आ जाएगा विकट भट्ट। बहुत बढ़िया। चलिए जी, प्रश्न नंबर 34 देखिए। चलिए बताएं जी, लक्ष्मण के चरित्र का वर्णन गुप्त जी के इस काव्य में शोभामान है। कौन सा है जी? प्रदक्षिणा, पंचवटी, जय भारत या फिर सिद्धराज? क्या उत्तर जाएगा जी? प्रश्न नंबर 34 का क्या उत्तर हो जाएगा? किसमें है जी? लक्ष्मण जी के चरित्र का वर्णन किसमें है? पंचवटी में है। ठीक है जी, किसमें है? पंचवटी में। प्रश्न नंबर 35 देखिए, महाभारत प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है जी? प्रदक्षिणा, पंचवटी, जय भारत या फिर शकुंतला? बताएं जी, क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 35 का? कौन सा है जी? शकुंतला। ठीक है, महाभारत प्रसंग पर आधारित कौन सा है जी? शकुंतला। ठीक है जी, कौन सा है? शकुंतला। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36 का, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है? विप्तगा, तृप्तगा, अर्जन और विसर्जन या फिर नहुष? बताएं जी।
शकुंतला जी 1923 ईस्वी में लिखी गई थी। त्रितगा कब लिखी गई थी? 1928 में लिखी गई थी। ठीक है जी, कब लिखी गई थी? 1928 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, नहुष 1940 ईस्वी में लिखी थी। चलिए बताएं जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मैथिली शरण गुप्त के इस काव्य में मुस्लिम संस्कृति की झांकी मिलती है। बताएं जी, विप्तगा, त्रिप्तगा, अर्जन और विसर्जन या फिर नहुष? क्या उत्तर है जी? विकल्प नंबर सी, अर्जन और विसर्जन। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38। साकेत महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है जी? कौन सा है? 1930, 31, 32 या फिर 33? बताएं जी, क्या उत्तर जाएगा? साकेत महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष कब का है जी? 1900 कब का है? 1931 का। ठीक है जी, 1931 ईस्वी। प्रश्न नंबर 39 देखिए, इनमें से कौन सी रचना 1931 में प्रकाशित नहीं हुई थी? साकेत, मैथिली शरण गुप्त, तक्षशिला, उदय शंकर भट्ट, निहार, महादेवी वर्मा या फिर आत्मोत्सर्ग सियाराम शरण गुप्त जी? क्या उत्तर जाएगा जी इसका? किसी का बी, किसी का डी, किसी का सी। सही से बताएं जी, क्या उत्तर जाएगा? क्या जाएगा? निहार। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40। इनमें से कौन सा काव्य मैथिली शरण गुप्त का नहीं है? विष्णुप्रिया, यशोधरा, साकेत या फिर विष्णुप्रिया? बताएं जी, चलिए बताएं जी, प्रश्न नंबर 40 का मैथिली शरण गुप्त जी का कौन सा काव्य नहीं है? विष्णुप्रिया, यशोधरा, साकेत या फिर प्रिया प्रवास? कौन सा नहीं था जी? बहुत बढ़िया, कौन सा नहीं था? प्रिया प्रवास। किसका लिखा गया था जी? प्रिया प्रवास, हरिओध जी का। ठीक है जी, क्या था ये? क्या था बताएं जल्दी से, और इसमें कितने सर्ग थे ये भी बता दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए, इनमें से उस काव्य रचना को चुनिए जिसका प्रकाशन शेष 3 रचनाओं से पहले हुआ था। बताएं जी, शेष 3 रचनाओं से पहले हुआ था। किसका हुआ था जी? जय भारत कब लिखी गई थी? 1952 में लिखी गई थी जी। ठीक है, कब लिखी गई थी? 1952 में। विष्णुप्रिया कब लिखी गई थी? 1957 में लिखी गई थी। ठीक है, प्रदक्षिणा कब लिखी गई थी? 1950 में लिखी गई थी। ठीक है जी, कब लिखी गई थी? 1950 में। और कुणाल गीत कब लिखी गई थी? 1942 में। अब चुनिए जी, किसका प्रकाशन वर्ष पहले था जी? बताएं जल्दी से, किसका था? बहुत बढ़िया, कुणाल गीत का। ठीक है जी, इस तरह से आप अच्छे से रचनाओं को कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, साकेत महाकाव्य की नायिका है शकुंतला, सीता, उर्मिला या फिर यशोधरा? आपको इस प्रकार से भी प्रश्न आसान सा दिया जा सकता है। क्या उत्तर जाएगा? उर्मिला। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 42 का क्या उत्तर जाएगा? उर्मिला। प्रश्न नंबर 43 देखिए जी, प्रश्न नंबर 43 को देखेंगे सभी। बताएं जी, इनमें से कौन सी पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये वाली पंक्ति तो परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा देखिए, बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा होरों से। और राम तुम्हारा वृत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि, हरिभूमि, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी। ठीक है जी, 43 का क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44 है, अबला हाय जीवन हाय तुम्हारी कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी
गुप्त जी की ये पंक्तियां किस काव्य से ली गई हैं? प्रसाद जी की हैं। चलिए जी बताएं किसकी हैं जी ये पंक्तियां? विष्णु प्रिया, यशोधरा, प्रिय प्रवास या फिर साकेत? बताएं जी। प्रश्न नंबर 44 का एज इट इज प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। किसकी है जी? यशोधरा की, ठीक है जी, यशोधरा जी की हैं ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अधिकार खोकर बैठे रहना यही महादुष्कर्म है, यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के किस काव्य से ली गई है? विष्णु प्रिया, यशोधरा, भारत भारती या फिर साकेत? बताएं जी। अधिकार खोकर बैठे रहना, क्या उत्तर जाएगा जी? प्रश्न नंबर 45 का। बहुत जबरदस्त कविता थी ये, ठीक है, भारत वासियों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण रचना थी ये, ठीक है। ऐसा सुनकर अच्छे अच्छों का खून खोल उठता था, जिस कारण से मैथिली शरण गुप्त जी को जेल भी जाना पड़ा था। क्या उत्तर जाएगा? भारत भारती, ठीक है, भारत भारती। चलिए अगला प्रश्न देखिए। साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? कितने हैं जी? 12 सर्ग हैं, ठीक है जी, कितने हैं? 12 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 47 देखिए। मैथिली शरण गुप्त का गीति नाट्य कौन सा है? कौन सा है जी? बहुत बढ़िया, अनग। कौन सा है? अनग है। 1925 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था जी? 1925 ईस्वी में लिखा गया था। किसान इनकी महत्वपूर्ण रचना है, 1917 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है जी। किसान नाम की जो इनकी रचना थी कब लिखी गई थी? 1900 कब लिखी गई थी? 17 में लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 48 है जी। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है? बताएं जी। 7वें व 8वें सर्ग में, 9वें व 10वें सर्ग में, 4वें सर्ग में या फिर 6ठे सर्ग में? बताएं जी कौन से सर्ग में है? 9वें व 10वें सर्ग में। बताएं जी किसमें थी? किसमें थी? 9वें व 10वें सर्ग में, ठीक है। सही कर लीजिएगा इसको, ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है। आप सिर्फ आंसर लिखिए 9वें व 10वें सर्ग में, ठीक है जी। आप आंसर लिख दीजिए 9वें व 10वें सर्ग में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 49 है जी। साकेत किस भाषा का मूल शब्द है? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, ब्रज भाषा या फिर संस्कृत भाषा? बहुत बढ़िया, किसका है जी? पाली भाषा का। याद रखिएगा साकेत किसका है? मूल शब्द किसका है? पाली भाषा का है जी। प्रश्न नंबर 50 देखिए। प्रश्न नंबर 50 देखिए। साकेत का अर्थ क्या है? राम, लक्ष्मण, अयोध्या या फिर उर्मिला? प्रश्न नंबर 50 का सबको आना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है ये ऐसे ही। क्या उत्तर जाएगा जी? अयोध्या, ठीक है। क्या उत्तर जाएगा? अयोध्या जाएगा इसका उत्तर, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त जी का निधन कब हुआ था? 1963, 64, 65 या फिर 66? बताएं जी कब हुआ था इनका देहांत कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। बहुत बढ़िया। कब हुआ था जी? 1964 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। अच्छा जी, इनके पिताजी का नाम क्या था ये भी बता दीजिए। इनके पिताजी का नाम क्या था? क्या था जी? रामचरण गुरुजी, सेठ रामचरण गुरुजी, 12 दिसंबर 1964। गुड, ठीक है जी। और इनकी माता का नाम क्या था? काशीबाई, ठीक है जी। और मैथिली शरण गुप्त जी को काव्य क्षेत्र का शिरोमणि भी कहा जाता है, ठीक है जी। इन्हें क्या कहा जाता है? काव्य क्षेत्र का शिरोमणि भी कहा जाता है, ठीक है जी।